आरबीएससी कक्षा 12 जीव विज्ञान में अध्याय 2 नर और मादा युग्मोद्भिद की संरचना और विकास का अध्ययन हमने शुरू किया। अध्याय 2 जिसमें हमने हमारे पहले वीडियो के अंदर पराग कोश की संरचना का अध्ययन किया। आज हम नर युग्मोद्भिद की संरचना का और पराग कण की संरचना का अध्ययन करेंगे कि नर युग्मोद्भिद क्या होता है और इनका निर्माण जो होता है वो किस प्रकार से होता है। नर युग्मोद्भिद किसे कहा जाता है? हमने पराग कण की संरचना को पढ़ना है। जो हमारा अंकुरित पराग कण होता है, जब हमारा पराग कण अंकुरित होगा तो वह नर युग्मोद्भिद कहलाएगा। इसका निर्माण कैसे होता है नर युग्मोद्भिद का? तो पराग कणों से होता है इसका निर्माण। नर युग्मोद्भिद कोशिका पीढ़ी की प्रथम कोशिका कौन सी होती है? तो लघु बीजाणु या पराग कण को ही नर युग्मोद्भिद पीढ़ी की प्रथम कोशिका कहा जाता है। अब इसका निर्माण किस प्रकार से होता है? निर्माण से पहले हम पराग कण की संरचना का अध्ययन करेंगे और हमें इसमें क्या क्या पढ़ना है, कौन किस प्रकार की कोशिका बनेगी, उनके बारे में हमको अध्ययन करना है। पराग कण का केंद्रक विभाजित होकर एक छोटी मसूराकार जनन कोशिका तथा एक बड़ी कायिक कोशिका का निर्माण करता है। उसके पश्चात जनन कोशिका समसूत्री विभाजन द्वारा दो नर युग्मक बनाती है। तो इन दो बातों को कि इसमें जनन कोशिका और कायिक कोशिका का निर्माण किस प्रकार हुआ है और दो नर युग्मक किस प्रकार बने, इन्हीं का अध्ययन हमको आज करना है। सबसे पहले हम पराग कण की संरचना का अध्ययन करेंगे कि पराग कण की संरचना जो होती है वो किस प्रकार से होती है। पराग कण की संरचना, पराग कण एक कोशिक एक केंद्र की अगुणित प्रायः गोलाकार संरचना होती है। इसका केंद्रक सघन कोशिका द्रव्य दो स्पष्ट भित्तियों के द्वारा घिरा रहता है। बाह्य चोल को बाहरी भित्ति को बाह्य चोल और आंतरिक भित्ति को अंतःचोल कहा जाता है। ये इस प्रकार से अगर पराग कण होता है तो उसकी बाहरी जो संरचना होती है, इस संरचना को बाह्य चोल कहा जाता है और अंदर की संरचना को अंतःचोल कहा जाएगा। इस बाहरी संरचना में क्या विशेषता पाई जाती है? तो बाह्य चोल मोटा, खुरदरा, विभिन्न प्रकार के अलंकरण युक्त होता है। ये अलंकरण जालिकावत, धारीदार, कांटेदार प्रकार के हो सकते हैं। इस बाह्य चोल में और क्या विशेषता होती है? तो इसमें स्पोरोपोलेनिन नामक पदार्थ पाया जाता है। इसका भौतिक और जैविक विघटन आसानी से नहीं होता है और यह पराग कणों को प्रतिरोधी बनाता है। इसके अलावा इस बाह्य चोल के अंदर और क्या विशेषता होती है? तो इसके अंदर जनन छिद्र पाया जाता है। कुछ छोटे छोटे छिद्र पाए जाते हैं जिन्हें हम जनन छिद्र कहते हैं। इनकी संख्या 1 या 3 हो सकती है। जनन छिद्र का कार्य क्या होता है? तो ये जनन छिद्र पराग कण अंकुरित होता है और इनसे जनन छिद्र के द्वारा पराग नली बाहर निकलती है। तो जनन छिद्र पराग नली को बाहर निकालने में सहायक होती है। अंतःचोल पतला, कोमल, झिल्लीनुमा होता है जो पेक्टिन और सेल्यूलोज के द्वारा निर्मित होता है। तो ये इसके अंतःचोल की सभी विशेषता होती है। तो इस तरह से पराग कण के अंदर दो भित्तियाँ होती है, एक तो बाह्य चोल होता है और दूसरा अंतःचोल होता है। बाह्य चोल की क्या विशेषता होती है? इसमें स्पोरोपोलेनिन पाया जाता है और जनन छिद्र पाया जाता है। अंतःचोल की क्या विशेषता होती है? इसके अंदर पेक्टिन और सेल्यूलोज उपस्थित होता है। इसके पश्चात अगला जो है वो पॉलन किट के बारे में अध्ययन करेंगे कि पॉलन किट जो है वो क्या होता है। अनेक कीट परागित पुष्प, यहाँ पर हमें ध्यान रखना है कि कीट परागित पुष्प कौन से हैं? वे पुष्प जिसके अंदर परागण की प्रक्रिया कीटों के द्वारा हो रही है। तो इन कीट परागित पुष्पों में पराग कणों की सतह पर एक तैलीय परत पाई जाती है जिसे हम पॉलन किट कहते हैं। पराग कणों का विशेष रंग, चिपचिपापन, विशिष्ट गंध इसी परत के कारण होती है। पॉलन किट के निर्माण हेतु आवश्यक पदार्थों का संश्लेषण टेपिटम कोशिका द्वारा होता है। इस पॉलन किट को निर्माण करने में कौन सहायता प्रदान करता है? तो टेपिटम कोशिका जो होती है वो सहायक होती है। यद्यपि पॉलन किट का कार्य निश्चित नहीं है, फिर भी इसका कार्य क्या माना जाता है? तो पहला, कीटों को आकर्षित करने में सहायक होता है। दूसरा, इसका चिपचिपा स्वभाव पराग कणों को कीटों के शरीर से चिपकने में सहायक होता है। यह पराग कणों की पराबैंगनी किरणों से रक्षा भी करता है। तो इस तरह से ये पॉलन किट का कार्य होता है जो कि कीट परागित पुष्पों के अंदर पाया जाता है। उसके पश्चात हमारा अगला बिंदु होता है पॉलन एलर्जी या फिर पराग एलर्जी क्या होता है। पराग एलर्जी से क्या आशय है?
युग्मोद्भिद टेपिटम कोशिकाओं द्वारा उत्पन्न प्रोटीन बाह्य चोल की गुहिकाओं रिक्त स्थलों में भरे होते हैं। पराग कणों की नमी में संपर्क में आते इन स्थलों से बाहर निकलते हैं। इसका अर्थ ये होता है कि पराग कण की जो बाह्य चोल होती है उस पर एक विभिन्न प्रकार का प्रोटीन पाया जाता है जो मुक्त हो जाता है नमी में आकर के, और इस पराग के अंदर जो प्रोटीन उपस्थित होता है उसके मुक्त होने की वजह से कुछ मनुष्यों के अंदर बुखार, ज्वर और सर्दी जुकाम जैसे कुछ तरह के विभिन्न प्रकार की एलर्जी उत्पन्न हो जाती है। तो इस तरह की एलर्जी जो होती है वो पराग एलर्जी कहलाती है। इसके पश्चात हम अध्ययन करेंगे, ये हमारी परागकण की संरचना और उनकी विशेषताओं का वर्णन हुआ। अब आगे हम अध्ययन करेंगे कि नर युग्मोद्भिद का परिवर्धन जो होता है वो किस प्रकार से होता है। लघु बीजाणु नर युग्मोद्भिद की प्रथम कोशिका होती है। इसका गाढ़ा जीवद्रव्य स्पष्ट केंद्रक युक्त होता है। आकार इसका तेजी से बढ़ता है। कोशिका द्रव्य एक पतली परिधि झिल्ली के रूप में होता है। इसमें कई रसधानियाँ उत्पन्न होती हैं। इसके अंदर परागण से पूर्व, परागण का अर्थ क्या होता है? परागण का अर्थ होता है कि एक पुष्प के पराग कणों का किसी भी माध्यम के द्वारा पुष्प के वर्तिकाग्र तक पहुंचने की प्रक्रिया जो होती है वो परागण कहलाती है। तो जब भी पौधों के अंदर परागण की प्रक्रिया होगी उससे थोड़े समय पहले ही लघु बीजाणु का केंद्रक समसूत्री विभाजन द्वारा विभाजित होता है और एक बड़ा कायिक केंद्रक और एक छोटा जनन केंद्रक बनाता है। इसका अर्थ यह है कि पराग कण के अंदर जो केंद्रक होता है वो विभाजित होकर के दो प्रकार के केंद्रक बनाता है। पहला कायिक केंद्रक बनाता है और दूसरा जनन केंद्रक बनाता है। इन दोनों केंद्रकों के मध्य में भित्ति का निर्माण होता है और भित्ति के निर्माण के पश्चात हमारे पास दो कोशिका प्राप्त होती है। पहली कोशिका कायिक कोशिका होती है और दूसरी जनन कोशिका होती है। प्रायः इसी द्विकोशिक अवस्था में अधिकांश पादपों में परागण क्रिया संपन्न होती है, जिससे परागण पराग कोशों से मुक्त होकर वर्तिकाग्र तक पहुँचते हैं। और इस प्रकार जो द्विकोशिक अवस्था होती है, दो कोशिका वाली जो अवस्था होगी, अधिकांश पादपों में परागण की प्रक्रिया इसी अवस्था में संपन्न होती है। पराग कोश से मुक्त होकर ये परागकण वर्तिकाग्र तक पहुँचते हैं। प्रारंभ में जनन कोशिका परागकण की भित्ति से संलग्न रहती है, परंतु अपनी भित्ति का निर्माण पूर्ण करने के पश्चात परागकण की भित्ति से पृथक हो जाती है तथा कायिक केंद्रक की ओर अग्रसर होती है। परागकण की भित्ति से पृथक होने पर जनन कोशिका का आकार चपटा हो जाता है, जो कालांतर में यह मसूराकार, दीर्घवृत्तज, प्रतिरूपी और तर्करूपी हो सकती है। इस प्रकार से ये चित्र के अंदर यहाँ पर दिखाया गया है कि ये परागकण का बाह्य चोल है जिसमें विभिन्न प्रकार के अलंकरण पाए जाते हैं, और ये अंतःचोल है, आंतरिक परत जो है ये परागकण का केंद्रक होता है। इसमें विभाजन हुआ, इससे दो प्रकार की कोशिका बनी, पहली कायिक कोशिका और दूसरी जनन कोशिका होती है। और ये पराग नलिका का विकास हो रहा है। ये पराग नली बनेगी अंकुरित होने के पश्चात। जब परागकण अंकुरित हो जाएगा तो उसके अंदर इस प्रकार से पराग नलिका का निर्माण होगा। अब दो कोशिकाओं की विशेषता पढ़ते कि कौन कौन दोनों कोशिकाओं की विशेषता क्या होती है। पहली कायिक कोशिका होती है, इसका आकार बड़ा होता है, केंद्रक पहले गोलाकार होता है, बाद में अनियमित हो जाता है। विभिन्न कोशिकांग संख्या में धीरे धीरे इसमें वृद्धि होती जाती है। आरएनए प्रोटीन भी पर्याप्त मात्रा में होता है। कायिक कोशिका का कार्य क्या होता है? तो कायिक कोशिका विभाजन के द्वारा अंकुरण के समय पराग नलिका का निर्माण करने में सहायता प्रदान करती है। उसके पश्चात तो हम पहली जो कायिक कोशिका थी उसका कार्य क्या हुआ? उसका कार्य था पराग नलिका का निर्माण करना। इसी प्रकार से दूसरी जो जनन कोशिका होती है उसका कार्य क्या होता है? जनन कोशिका की विशेषताएं क्या होती है उसके बारे में देखते हैं। तो जनन कोशिका लेंस के आकार की होती है, बाद में यह गोलाकार हो जाती है। इसका विभिन्न अवस्थाओं में आकृति परिवर्तित होती रहती है और इसका कार्य क्या होता है? तो पराग नलिका में इसकी गति को सरल बनाने में सहायक होती है। जनन कोशिका में सभी कोशिकांग पाए जाते हैं, परंतु कोशिका द्रव्य बहुत ही कम मात्रा में पाया जाता है। जनन कोशिका और कायिक कोशिका में क्या अंतर होता है? कायिक कोशिका में और जनन कोशिकाओं में केंद्रक में डीएनए की मात्रा तो समान होती है, लेकिन कोशिका द्रव्य में आरएनए की मात्रा दोनों में अलग अलग होती है। कायिक कोशिका में आरएनए की मात्रा जनन कोशिका से अधिक पाई जाती है। तो इस प्रकार से इन दोनों कोशिकाओं की विशेषता होती है। ये कायिक कोशिका जो बड़ी होती है आकार के अंदर, और दूसरी जनन कोशिका होती है जो आकार के अंदर छोटी होती है। इसके पश्चात हम पढ़ेंगे कि जनन कोशिका जो होती है वो किस प्रकार से कार्य करती है। जनन कोशिका विभाजित होकर के क्या करेगी? नर युग्मकों का निर्माण जनन कोशिका से होती है। ये जनन कोशिका का सूत्री विभाजन परागण के तुरंत पश्चात, परंतु अंकुरण से पूर्व पराग कण में ही हो जाता है। इसका अर्थ यह है कि कुछ पादपों के अंदर
जनन कोशिका का जो विभाजन होता है वो अंकुरण से पहले हो जाता है और कुछ के अंदर अंकुरण के बाद पराग नली के अंदर होता है। परागण के पश्चात परागकण के अंकुरण से निर्मित पराग नलिका जब वर्तिका में नीचे की ओर जाती है, वृद्धि करती है, उस समय जनन कोशिका परागकण से जनन नलिका में आ जाती है। यहाँ पर इसका अर्थ यह है कि कायिक कोशिका से जब कुछ पौधों के अंदर तो क्या होता है कि पराग नली के निर्माण से पहले ही 2 नर युग्मक बन जाएंगे, और कुछ पौधों के अंदर क्या होता है कि पहले पराग नलिका का निर्माण होगा और उसके बाद में ये दोनों नर युग्मक जो होंगे उनके अंदर बनेंगे। तो जनन कोशिका परागकण से जनन नलिका में आ जाएंगे। यहाँ पर समसूत्री विभाजन होता है जिससे 2 कोशिकाएं बन जाती हैं। ये दोनों नर युग्मक के रूप में कार्य करती है। धीरे धीरे पराग नलिका में आगे बढ़ते हुए बीजांड में प्रवेश करती है। ये पराग नली किस में सहायक होती है? तो ये मादा जननांग के जायांग के जो बीजांड वाला भाग होता है उसमें प्रवेश करने में पराग नलिका जो होती है वो सहायक होती है। प्रत्येक नर युग्मक एक कोशिक, अचल, अकशाभिक, अगुणित और एक केंद्र की होता है। अधिकांश एंजियोस्पर्म में नर युग्मकों का निर्माण पराग नलिका के अंदर ही होता है। जो नर युग्मक बनते हैं वो पराग नलिका के अंदर ही बनते हैं। पहले पराग नली बनेगी और उसके बाद में जनन कोशिका का विभाजन होगा और जनन कोशिका से विभाजन के बाद में 2 नर युग्मक का निर्माण होगा। तो इस तरह से हमने आज नर युग्मोद्भिद की संरचना के बारे में, परागकण की संरचना किस प्रकार से होती है उसके बारे में अध्ययन किया।